जय हिंद दोस्तों, डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 सेल के पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर इसके पहले हमारे पार्ट 1 को सेल के नहीं देखे हैं तो जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, तब इस वीडियो को समझने में बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो चाहूँगा कि सबसे पहले सेल के पार्ट 1 को देखिए। सेल के पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कोशिका क्या है, और उसमें देखे थे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में किया था। कब किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में खोज किया था। अब जो अल्टमैन वैज्ञानिक थे वो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो हमारे कोशिका में, इसका जो क्या काम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो ऊर्जा का निर्माण करना। किसका क्या काम है? ऊर्जा को निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो ऊर्जा को निर्माण करना। अब देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन है, जो श्वसन मार्ग के माध्यम से ये हमारे हीमोग्लोबिन से होकर के एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र चलने के बाद इस क्रेब्स चक्र का खोज एक क्रेब्स वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे? क्रेब्स वैज्ञानिक। अब ये जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र चलने के बाद 38 एटीपी को मिलने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका होता है? तो 38 एटीपी को मिलने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज को मिलने से ऊर्जा का निर्माण। अब ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है ऊर्जा के। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जागृह, या तो पावर हाउस, नहीं तो शक्तिगृह भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो ऊर्जा का निर्माण करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर की दीवार, आंतरिक दीवार रहता है, वो क्रिस्टी से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? क्रिस्टी से घिरा है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार है वो क्रिस्टी से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सर कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार किससे घिरा होता है? तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टी से घिरा होता है। समझ गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो ऊर्जा का निर्माण करना। अगर ऊर्जा का निर्माण करेगा तभी तो हमारा बॉडी काम करेगा। एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो क्या किसी काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो ऊर्जा का निर्माण करना है। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कि गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का खोज कैमिनो गोल्जी वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे? कैमिनो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का जो मेन काम है वो परिवहन समझ में आता है? परिवहन कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाना। तो ठीक उसी प्रकार गोल्जी बॉडी का जो मेन काम है वो परिवहन। जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी आवश्यकता है? जीव की। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी को दौड़ रहा है, कोई धावक दौड़ रहा है, तो उसको एनर्जी क्या? पैर के चाहिए। किसको चाहिए? पैर को चाहिए। अब ऐसा बात नहीं कि अगर नहीं भाई हमको एनर्जी खत्म हो गया, बाकी इन्हें सब एनर्जी भरा हुआ, ऐसा बात नहीं है। जहां एनर्जी, ऊर्जा एक जगह स्थान पे खत्म हुआ तो पूरा बॉडी हरासमेंट होता है। ऐसा बात नहीं कि हमारे पास खाली पैर में ऊर्जा खत्म हुआ है, बाकी इधर पूरा ऊर्जा बचा हुआ है। ऐसा कुछ संभव है? नहीं संभव है। अगर एक जगह एनर्जी खत्म होता है तो सारा बॉडी हरासमेंट होता है, और हमारे शरीर के हर अंगों पास ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे सपोज दैट हम अभी बैडमिंटन खेले तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा किसको चाहिए? ये हैंड को चाहिए। बैडमिंटन खेलने के लिए सबसे ऊर्जा किसको चाहिए? इसको चाहिए। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको? जीभ को चाहिए, तभी तो बोल पाएंगे। नहीं मिलेगा तो जीभ बोल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए सबसे बोलता है कि जौन अंग सबसे अत्यधिक काम कर रहा हो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो शरीर का अंग, कोई भी पार्ट का अंग जो ज़्यादा यूजफुल हो, जो कर रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो परिवहन गोल्जी बॉडी क्या करता है कि पूरा, जैसे भी हम यहाँ कर रहे हैं तो पूरा यहाँ नीचे से लेकर के पूरा एनर्जी को यहाँ तक लाता है। मतलब जौन सा बॉडी का अंग सबसे काम करते रहता है उसको अत्यधिक एनर्जी चाहिए। तो यही गोल्जी बॉडी का मेन काम है
कि एक जगह से ले जा के जोन ज़्यादा काम कर रहा है उसको एनर्जी पहुंचाना, परिवहन करना, एनर्जी उसको पहुंचाता है परिवहन। गोल्जी बॉडी का मेन काम, मेन मकसद वही है कि जौन सा बॉडी का अंग काम कर रहा है ज़्यादा उसको जाकर के एनर्जी पहुंचाना। समझ में आ गया? तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है? परिवहन, यानी ऊर्जा को पहुंचाना। जौन सा बॉडी का अंग ज़्यादा काम हो रहा है उससे उसको जब पहुंचाना, एक गोल्जी बॉडी का काम है। अब हम लोग देखेंगे कि रसधानी, रसधानी को वोक्यूल्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोक्यूल्स। ये जो रसधानी का जो मेन काम है वो जल संग्रह, यानी जल को इकट्ठा करना। ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा, जंतु से ज़्यादा पादप में रसधानी ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा जल को स्टोर करता है। पेड़ पौधे में ज़्यादा रसधानी जल को ज़्यादा स्टोर करता है। जैसे हम लोग के शरीर में तो 65%, 65%। अब 65% लोग के समझ में तक 65% क्या पेटे में है जल? नहीं, पेट में तो हमारे 1 से 1.5 लीटर है, लेकिन सारा जो जल जो स्टोर है वो बॉडी के शरीर की यानी कोशिका में सब सारा स्टोर है। इसीलिए रसधानी है वो जल को संग्रह करता है। क्या करता है? जल को संग्रह करता है। समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो ऊर्जा का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? तो ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो परिवहन। जिसको पास जौन शरीर के अंग के ज्यादा एनर्जी चाहिए वो परिवहन करता है, एक जगह से दूसरा जगह खींच के उसको देगा। एक किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। और जो रसधानी है वोक्यूल्स उस जल को स्टोर करेगा, जल को संग्रह करेगा, यानी इसको रसधानी का काम है। तो इतना समझ में आ गया? सबसे पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। जो तारक काय के खोज किए थे वो बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे? बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आप देखेंगे क्या कि जो तारक काय का क्या काम है हमारे शरीर के कोशिका में वो देखेंगे। जो ये है तारक काय वो कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन, विभाजन कहने का मतलब कि बांटना नहीं, विभाजन का मतलब होता है यहाँ कि पुनः निर्माण करना। किसी कोशिका अगर मर गया तो उसके जगह पे पुनः निर्माण करना, ये किसका काम है? तो तारक काय के काम है। कोशिका का विभाजन कहने का मतलब पुनः निर्माण करता है। पुनः निर्माण कौन करता है? तो तारक काय करता है। अब देखेंगे लीवर, लीवर यानी यकृत, यकृत में तारक काय पाया जाता है, इसीलिए तो कोशिका का विभाजन हो जाता है। पुनर्निर्माण अगर क्षतिग्रस्त हो गया हमारा यकृत तो उसमें कोशिका का विभाजन हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। लेकिन ब्रेन, ब्रेन में क्या पाया जाता है? तो न्यूरॉन पाया जाता है, और न्यूरॉन में तारक काय नहीं पाया जाता है। इसलिए तो एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद हमारा न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूरॉन में तारक काय पाया जाता ही नहीं, इसीलिए न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और यकृत में सबसे ज्यादा तेज, सबसे फास्ट हो जाता है कोशिका का विभाजन यकृत में होता है। समझ में आ गया? जो तारक काय का जो मेन काम है वो पुनः निर्माण, कोशिका को पुनः निर्माण करना, कोशिका को विभाजन करना एक काम है तारक काय के। और न्यूरॉन में तारक काय नहीं पाया जाता है, इसीलिए कोशिका का विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में। अब हम लोग देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो काम है वो आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता, जो कोशिका का जो रहता है आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता प्रदान करता है कोशिका को। कौन? अंतःप्रद्रव्य जलिका। जैसे सपोज दैट घर के जो मेन सहायक काम करता है, सहायक आंतरिक, वो पिलर काम करता है, काम करता है। अंदर की जो सहायता प्रदान करता है वो पिलर काम करता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका के जो आंतरिक सहायता प्रदान करता है वो अंतःप्रद्रव्य जलिका करता है। बोलते हैं कंकाल इस बोलता है कि गिर तू कोशिका, कहाँ गिरेगा? तुमको यहीं उठा लेंगे, हम यहीं पे छान लेंगे। ये अंतःप्रद्रव्य जलिका का यही काम है कि जो कोशिका जो धंसे नहीं, यानी टूट के कोशिका धंसे नहीं, इसीलिए अंतःप्रद्रव्य जलिका उसको रोके रखता है। इसलिए मेन काम इसका है जो कोशिका को रोकना, आंतरिक सहायता प्रदान करना। आप देखेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जलिका 2 पार्ट होते हैं इसका। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है खुरदरी और दूसरा होते हैं चिकनी। खुरदरी देखिए जैसे एक कणिका दिख रहा है, इसको खुरदरी बोलते हैं, और खुरदरी में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जो चिकनी है वो चिकनी वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का। वसा बोले तो जैसे चर्बी, चर्बी एक स्मूथ होता है, एकदम चिकना होता है, इसलिए चिकनी किसको निर्माण करता है? स्मूथ किसको? तो वसा का निर्माण करता है। और जो खुरदरी है, जो दाना दाना दिख रहा है,
इसको बोलते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो असलियत में अगर बात की जाए तो खुरदरी के साइड में ही राइबोसोम पाया था और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। समझ में आ गया कि जो तारक का है वो पुनर्निर्माण कोशिका को विभाजन करेगा, किसी भी कोशिका को पुनः निर्माण करेगा, यानी कोशिका का विभाजन करेगा, और अंतःप्रदर्जलिका है वो आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए।